तो एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने, ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं। जो पूर्व में प्रिंसिपल था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती हैं, ये उसके साथ खड़ी होती हैं। और ये नष्ट क्या करती हैं? ये नष्ट करती हैं एक महिला की अस्मिता को, नष्ट करती है ये संविधान के प्रावधानों को जिसकी इन्होंने शपथ ली है कि मैं बचाऊंगी, नष्ट ये करती है कानून का जो राज होना चाहिए उसको, और नष्ट ये करती है जो तथ्य और साक्ष्य सबसे जरूरी है इस केस में उनको। हमारी बहन जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, आज सभी चैनल भी दिखा रहे थे, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वीर थी। उसने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ममता बनर्जी का कानून का डंडा नदारद था। ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी थी, और मैंने जब कहा था इंसाफ पीड़िता मृतक परिवार को, इस्तीफा ममता बनर्जी का, और इकबाल कहा था, इकबाल वर्दी का, जिसको नष्ट करने वाली ममता द डिस्ट्रॉयर फिर से हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, और बड़ी जिम्मेदारी से एक नागरिक होने के नाते, हमारी बहन का भाई होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, और एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते ये सवाल मैं पूछता हूं। ये सवाल मेरे मुख से पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की जनता के सवाल हैं। ममता बनर्जी जी, सवाल नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा, क्यों आपको कहा जा रहा है डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस? हम सब जानते हैं कि जब कोई अपराध घटित होता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहले 48 घंटे, जिसको कहा जाता है गोल्डन 48 आवर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप प्रमाण इकट्ठे करते हैं, साक्ष्य इकट्ठे करते हैं, और अगर रेप केस है, मर्डर है, तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो दरिंदे हैं, उनके हेयर स्ट्रैंड, बाल हो सकते हैं, सीमेन हो सकता है, और भी तथ्य इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन देरी का मतलब यह होता है कि प्रोसिक्यूशन, जो कि उस वक्त ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्री थी, पुलिस उनकी थी, उनके तत्वाधान में था, उसको कमजोर करने का प्रयास। तो पहला सवाल यह है, ममता बनर्जी, आपका मुझे वक्तव्य याद है, आपने कहा कुछ दिन बाद सीबीआई को मैं जांच ट्रांसफर कर दूंगी अगर मगर। जब ये जघन्य अपराध होने के बाद खबर आती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने तुरंत सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर क्यों नहीं करी? ये पहला सवाल है। और हम सबको पता है लापरवाही ऐसी वैसी नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच ट्रांसफर करने के आदेश दिए और उसके बाद जांच ट्रांसफर हुई। तो यहां पे ममता द डिस्ट्रॉयर ने जांच जो है वो ट्रांसफर भी नहीं करी। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की पुलिस आपके इशारे पर, आपके आदेश पर, जो मृतक पीड़िता का परिवार था उससे झूठ क्यों बोल रही थी? और
मैं आपको दो प्रमाण देता हूं। पहला, कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश आया है विवेचना ट्रांसफर करते हुए, उसमें यह बात स्पष्ट लिखी है। और दूसरा प्रमाण यह है, यह कल का वक्तव्य है मृतक पीड़िता की मां का। और क्या कहा है सुनिए इसे। और इसीलिए कह रहे हैं ममता द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस। पहले एक फोन आता है अस्पताल से, तो बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, वो ये नंबर 1। फिर उसके बाद फोन काट दिया जाता है, मृतक पीड़िता का परिवार दोबारा फोन घुमाता है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। और यही कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट में भी लिखा है। इसके बाद परिवार अस्पताल पहुंचता है और 4 घंटे तक, करीब करीब जो पहला कॉल आया था उसके 4 घंटे तक, 3 घंटे इंतजार कराने के बाद उन्हें अपनी बेटी का जो पार्थिव शरीर है वो भी नहीं देखने को दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ये जो 3-4 घंटे थे, इसमें कौन से प्रमाण जो है वो नष्ट किए जा रहे थे, ये पूछा जाएगा। और मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो उनका वक्तव्य है। हमें शुक्रवार को सुबह 10:53 बजे ये फोन आया जब हम वहां पहुंचे अस्पताल।